24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की शाम नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। विमान में परिवार हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, छुट्टियां मनाकर लौट रहे लोग हैं और कोई नहीं जानता कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे ही एयरबस A300 भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, अचानक एक आदमी अपनी सीट से उठता है। उसके हाथ में चाकू है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में साफ हो जाता है, यह सामान्य उड़ान नहीं रही, यह अपहरण है। यह विमान अब हमारे कब्जे में है। कॉकपिट के दरवाजे पर धमकियां, यात्रियों की चीखें, बच्चों का रोना, केबिन क्रू की कांपती आवाज और आसमान में उड़ता एक विमान जिसमें 170 से ज्यादा लोग बंदूक और चाकू की नोक पर बंधक हैं। दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहला संकेत मिलता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर संदेश आता है, हाईजैक। उस एक शब्द ने राजधानी में हड़कंप मचा दिया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को तुरंत सूचित किया गया। प्रधानमंत्री आवास पर हलचल बढ़ गई। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सब एक साथ सक्रिय हो गए। विमान को पहले अमृतसर में उतरने की अनुमति मिलती है। उम्मीद थी कि यही स्थिति काबू में लाई जा सके। रनवे पर विमान खड़ा है, अंदर तनाव चरम पर है। बाहर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां विचार कर रही हैं। क्या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भेजा जाए? क्या टायर पंक्चर कर दिए जाए? क्या विमान को उड़ान भरने से रोका जाए? लेकिन निर्णय लेने में देर हुई। अपहरणकर्ताओं को शक हुआ। उन्होंने पायलट को आदेश दिया, उड़ान भरो, और IC 814 अमृतसर से उड़ गया। बाद में यही सवाल वर्षों तक गूंजता रहा, क्या वही मौका था जब ऑपरेशन किया जा सकता था? विमान पाकिस्तान के लाहौर पहुंचा। पहले अनुमति नहीं मिली, रनवे की लाइटें बंद कर दी गईं, लेकिन ईंधन खत्म हो रहा था। आखिरकार आपातकालीन लैंडिंग हुई, ईंधन भरा गया, फिर विमान उड़ गया, इस बार दुबई की ओर। दुबई में कुछ यात्रियों को रिहा किया गया। एक यात्री रुपिन कटियाल, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसका शव उतारा गया। यह एक क्रूर संदेश था, हाईजैकर्स गंभीर हैं, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतरा। 1999 का कंधार, तालिबान का शासन, भारत के लिए लगभग शून्य राजनयिक या सैन्य प्रभाव, चारों तरफ हथियारबंद तालिबानी लड़ाके। IC 814 अब एक ऐसे देश में खड़ा था जहां भारत का कोई नियंत्रण नहीं था। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 24 घंटे बैठकों में था। हर मिनट रिपोर्ट आ रही थी। कंधार से संपर्क, तालिबान से संपर्क, अपहरणकर्ताओं की मांगें। उनकी पहली मांग थी भारतीय जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई। सरकार के सामने कठिन सवाल था, क्या आतंकियों के आगे झुका जाए या कठोर रुख अपनाया जाए? अगर बातचीत विफल हो जाती तो 170 से ज्यादा नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती थी। अगर झुक जाते तो भारत की आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीयता पर सवाल उठते। दिन बीतते गए। विमान के अंदर हालात खराब हो रहे थे। खाने पीने की कमी, ठंड, डर, हर पल मौत का साया। अपहरणकर्ता बार बार धमकी देते, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम एक एक कर यात्रियों को मार देंगे। दिल्ली में परिवारों का जमावड़ा था। रोते हुए माता पिता, टीवी कैमरों के सामने गुहार लगाते रिश्तेदार, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तालिबान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया, लेकिन वे अपहरणकर्ताओं के प्रति सहानुभूति रखते थे। भारतीय वार्ताकारों को कंधार भेजा गया। वे एक ऐसे माहौल में बातचीत कर रहे थे जहां हर शब्द, हर संकेत जानलेवा साबित हो सकता था। वार्ता लंबी चली। मांगों की सूची घटाकर 3 प्रमुख नामों तक लाई गई, मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद झरगर। ये वे लोग थे जिन पर गंभीर आतंकी गतिविधियों के आरोप थे। सरकार के सामने नैतिक और रणनीतिक दुविधा थी। अगर इनको रिहा किया गया तो भविष्य में वे और हमलों की साजिश रच सकते थे। अगर नहीं किया गया तो क्या बंधकों की सामूहिक हत्या हो जाती? अंदर बैठे यात्री हर दिन मौत का इंतजार कर रहे थे। बाहर दिल्ली में हर रात बेचैनी थी। खुफिया एजेंसियां विकल्प तलाश रही थीं। क्या सैन्य ऑपरेशन संभव है? लेकिन कंधार में भारतीय कमांडो उतारना लगभग असंभव था। तालिबान की घेराबंदी, विदेशी जमीन, सीमित समय, जोखिम अत्यधिक था।
31 दिसंबर 1999, साल का आखिरी दिन। पूरी दुनिया नए साल की तैयारी में थी, लेकिन कंधार में एक विमान के भीतर 170 लोग अपनी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। आखिरकार निर्णय हुआ, तीनों आतंकियों को रिहा किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री स्वयं विशेष विमान से उन्हें लेकर कंधार पहुंचे। दुनिया देख रही थी, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। यह सिर्फ एक विनिमय नहीं था, यह इतिहास का एक भारी क्षण था। जैसे ही आतंकियों को छोड़ा गया, बंधकों की रिहाई शुरू हुई। एक एक कर यात्री बाहर आए, थके हुए, डरे हुए, लेकिन जीवित। परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिहा किया गया मौलाना मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन का संस्थापक बना। इसी संगठन का नाम बाद में संसद हमले और कई अन्य हमलों से जुड़ा। अहमद उमर सईद शेख का नाम अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या से जुड़ा। तो क्या वह निर्णय सही था? यह सवाल आज भी बहस का विषय है। अगर वार्ता टूट जाती तो क्या होता? शायद विमान उड़ा दिया जाता, शायद यात्रियों की सामूहिक हत्या होती, शायद भारत को अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ता, और शायद दक्षिण एशिया की राजनीति एक अलग दिशा में मुड़ जाती। IC-814 का अपहरण सिर्फ एक विमान संकट नहीं था, यह भारत की सुरक्षा नीति की परीक्षा थी। यह दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि कठिन निर्णयों से भी लड़ी जाती है। उस सर्द दिसंबर में कंधार की रेत पर खड़ा वह विमान एक प्रतीक बन गया। डर, राजनीति, कूटनीति और मानव जीवन की नाजुकता का प्रतीक। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो सिर्फ हाईजैक की कहानी नहीं सुनते, हम सुनते हैं उन 170 दिलों की धड़कनें जो हर पल रुक सकती थीं। हम देखते हैं उन अधिकारियों की दुविधा जिन्हें चुनना था, नीति या प्राण। इतिहास में कुछ फैसले जीत या हार से नहीं मापे जाते, वे मापे जाते हैं उस भार से जिसे निर्णय लेने वालों ने अपने कंधों पर उठाया। IC-814 हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के साए में लिए गए फैसले कभी आसान नहीं होते। वे धुंध में लिए जाते हैं, अधूरी जानकारी में, समय के दबाव में, और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा सच है। कभी कभी राष्ट्र की ताकत उसकी बंदूक में नहीं, बल्कि उस साहस में होती है जिससे वह अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए सबसे कठिन समझौता भी कर लेता है। कंधार की वह रात बीत गई, यात्री घर लौट आए, साल 2000 शुरू हो गया, लेकिन IC-814 की गूंज आज भी सुनाई देती है। हर बार जब आतंकवाद, वार्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस होती है, क्योंकि उस विमान में सिर्फ यात्री नहीं थे, वहां भारत की साख, उसकी नीति और सैकड़ों परिवारों की सांसें एक साथ बंधक थीं।